आज गरीब पार्वती देवी की 5वीं बहू शादी करके ससुराल आई थी, जिस खुशी में वो पड़ोसियों में लड्डू बंटवा रही थी। ये ले रत्ना बहू, ये 4 मोतीचूर के लड्डू शशिकला बहन के घर दिया। कविता बहू, तू ये मिठाई कोकिला बहन के यहाँ दिया। माँ जी, ये प्लेट तो चटका हुआ है, दूसरे बर्तन में दे दीजिए। कोकिला आंटी हमारे घर में कोई भी चीज कांच के बर्तन में भिजवाती हैं, टूटे बर्तन में लड्डू लेकर जाऊंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कर भी क्या सकते हैं कविता बहू, इस्तेमाल करने के लिए थोड़े बहुत ठीक ठाक बर्तन बचे खुचे हैं। ये सारे बर्तन मेरी शादी के टाइम के हैं जो चल रहे हैं, तब से एक चम्मच तक नहीं खरीदा है। कविता पड़ोसन कोकिला के यहाँ लड्डू देने चली जाती है। वहीं भारी लहंगे में घूंघट में बैठी बिंदिया गर्मी से परेशान हो रही थी। सरिता दीदी, मुंह दिखाई कब तक हो जाएगी? शादी का जोड़ा बड़ा भारी और घर के अंदर भपका भी है, रहा नहीं जा रहा। दोपहर का टाइम है ना, और छत के ऊपर कोई कमरा नहीं बना, इसलिए डायरेक्ट धूप पड़ती है तो छत जलती तप जाती है। मैं सबको बुलावा देकर आती हूँ। गरीब पार्वती के घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। साल पुराने मकान में परिवार का दिन कट रहा था। किसी तरह 5 बेटे, 4 बहू और उनके बाल बच्चे बहुत ही दिक्कत से गर्मी में गुजारा करते थे। शशिकला आंटी जी, ये लीजिए लड्डू, घर में छोटी देवरानी आई है उस खुशी में। बड़े ही सस्ते से लड्डू में निपटा दिया। लड्डू भी डालडा में बने हुए हैं, देसी घी के नहीं हैं। पूरे मोहल्ले में शशिकला ने 4 मंजिल वाला अच्छा खासा पक्का मकान बनवा रखा था, इसीलिए किसी की बेइज्जती मारने में जरा सा भी नहीं सोचती थी। वहीं पार्वती का मकान दूर से देखने में खंडहर जैसा लगता था। कोकिला आंटी जी, आज हमारी नई देवरानी की मुंह दिखाई है, आपको आना है। अब माफ करना कविता, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं तो क्या, मोहल्ले की कोई भी औरत तुम्हारी देवरानी की मुंह दिखाई में नहीं जाएगी। तुम्हारा मकान ज्वालामुखी की तरह दमकता है, खड़े खड़े इंसान का गर्मी से हालत खराब हो जाए। मेरा तो भैया एसी के बगैर गुजारा नहीं है, और तुम्हारे यहाँ कूलर भी नहीं है। जी, जैसी आपकी इच्छा आंटी जी, मगर आप सब लोग आती तो अच्छा लगता। कहते हुए दिल उदास करके कविता वापस मकान में आती है, जहाँ छत से मानो मिट्टी की बारिश हो रही हो। ये भगवान, अभी अभी पूरे घर में झाड़ू मारा था और फिर से इतनी सारी मिट्टी झड़ गई है। धीरे धीरे करके छत बिल्कुल ही कच्ची हो गई है। नीलम बहू, छत तो कच्ची होगी ना, मकान को बने भी 25 से 30 साल गुजर गए। पता नहीं मेरे 5 बेटे कौन सी कमाई धमाई कर रहे हैं जो इनसे छत पक्की नहीं करवाई जा रही है। हट हट, अरे रे, हर हर, हे भगवान, ये बंदर तो बड़ा ढीठ है। ये आंगन में कैसी सी आवाज आ रही है। बाकी बहुएं और पार्वती आंगन में आती हैं, जहां बंदर छत की सारी तोरी खा रहा था। ताबा ताबा, ये लंगूर तो सारी तोरी खाए जा रहा है। माँ जी देखिए ना, ये बंदर कब से मचान पर चढ़कर हुड़दंग मचा रहा है। बहू, ला लाठी मुझको दे। पार्वती गुस्से में एक लाठी बंदर पर फेंकती है, जिससे बंदर भाग जाता है। कुछ देर में सास और चारों जेठानी मिलकर बिंदिया की मुंह दिखाई करती हैं। 2-4 दिनों में बिंदिया भी बाकी बहू की तरह गरीब ससुराल के रंग में ढल जाती है। जहां सरिता कविता कड़ी धूप में नदी किनारे से मिट्टी भर कर लाती हैं। कसम से आज तो एकदम तीखी मिर्ची जैसी धूप है, मिट्टी लाने नहीं जाना चाहिए था। मगर कविता, मिट्टी नहीं लाते तो कल घर आंगन कैसे लीपते? कल रविवार है। बड़ी जेठानी जी, मंजली जेठानी जी, आप इतनी सारी मिट्टी किस लिए लाई हैं? बिंदिया, हर इतवार के दिन हम घर आंगन की लिपाई करते हैं, इसलिए। वैसे ये पीली मिट्टी से चूल्हा लीपने में अच्छा लगता है, मैं थोड़ी सी ले लूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे तो पार्वती के घराने में घनघोर गरीबी थी, अगर 5 बहुएं सम्मति और स्नेह प्यार से रहती थी। रात में अमरजीत, विनोद, राकेश, मोहन, राजू आ गए। बहुओं, खाना परोस दो। माँ जी बस दाल में छौका मारकर ला रही है। नीलम जैसे दाल में मिर्ची का तड़का लगाती है, उनके पति जोर जोर से चीख मारने लगते हैं, जिसके चलते अमरजीत भड़क जाता है। अच्छे, अरे तुम लुगाइयों के अंदर अकल नाम की चीज नहीं है, पूरे घर में मिर्ची फैला दिया। एक तो पहले ही गर्मी ने परेशान कर रखा है, भाई खिड़की खोल दो। आप लोगों ने मकान में खिड़की निकलवा रखी है क्या? कौन सी खिड़की खोले? फिर पता नहीं किस तरह से घर बनवा कर रखा है, चारों तरफ से बंद, दम घुट जाए इंसान का। कविता के गुस्साने पर सब चुप होकर खाना खाते हैं और गर्मी में एक पंखे में सोते हैं। इस पंखे ने तो जैसे दम तोड़ दिया है, मर मर कर चल रहा है, बिल्कुल भी मर मर कर चल रहा है, पसीना भी नहीं सूख रहा है। चुप कर जा ले ले मेरे राजा बेटा, क्यों रो रहा है? चुप हो जा। कविता बहू, मुन्ना इतना ज्यादा क्यों रो रहा है? माँ जी गर्मी के चलते रो ही जा रहा है। कविता बच्चे को लेकर दरवाजे के बाहर बैठ जाती तो वहीं रत्ना के दोनों बच्चे खुजली कर रहे थे। मम्मी, फिर से मेरी पेट में चींटी सा काट रहा है। पिताजी, आप घर में कूलर क्यों नहीं लगवा देते? फिर हम भी ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे।
लड्डू, पिताजी को तंग मत करो, रुको मैं तुम्हें पाउडर लगा देती हूँ, फिर देखना सू सटा गर्मी उड़न छू हो जाएगी। बिंदिया पाउडर देना। जेठानी जी पाउडर तो खत्म हो गया है। सच में इस साल इतनी तंगड़ी गर्मी पड़ रही है कि कूलर की बहुत ही सख्त जरूरत है घर में, लेकिन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल है। अब घर का खर्चा ही मुश्किल से निकल रहा है। भाई साहब, आप पांचों भाई कूलर किश्त पर भी ला सकते हैं। अरे किश्त पर भी चीज लेने के लिए थोड़े पैसे चुकाने पड़ते हैं ना, और बाकी का किश्त बनती है। पूरा परिवार आग बरसती गर्मी में ही किसी तरह रात काटते हैं। अगली सुबह बहुएं मिट्टी से आंगन चूल्हा लीपती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। आज घर आंगन की लिपाई पुताई होने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, आंगन भी ठंडी है। तभी एक कबाड़ी वाला आता है जिसके पास एक कूलर रखा था। ले जाओ भैया, सस्ते का माल सस्ते में, सेकंड हैंड कूलर खरीद कर ले जाओ, फर्राटेदार हवा खाओ, सस्ते का माल ले जाओ भैया, ले जाओ। वैसे ये कूलर देखने में तो काफी ठीक ठाक लग रहा है, रेट पूछ कर देखते हैं। भैया जी कूलर कितने का है? बहन जी एकदम फर्स्ट क्लास की चीज है, खरीद रेट 5,000 रुपए का लगेगा। इस सेकेंड हैंड कूलर के हिसाब से 5,000 काफी ज्यादा है, 1-1,500 में दे दीजिए। अरे शक्ल देखिए, बड़ा ही 1,500 में कूलर खरीदने वाली। कबाड़ी वाला खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। हमारे घर में तो सुख सहूलियत की एक चीज नहीं है। सोचा था ये कूलर खरीद लेते तो घर में कम से कम ठंडक तो रहती, भट्टी की तरह तपता है। तभी बिंदिया कहती है, वैसे जेठानी जी कूलर बनाना इतना भी कठिन नहीं है, हम चाहे तो खुद बना सकती हैं जुगाड़ से, मगर इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज लगेगी और ढांचे के लिए टीन भी चाहिए होगा। इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से अपना जुगाड़ू कूलर बनाएंगे। बिंदिया का जुगाड़ सबको जच जाता है और अब पांचों कूलर बनाने के लिए जंगल से काफी सारी मिट्टी, हरी घास और लकड़ी काट कर लाती है और कूलर बनाना चालू करती हैं। तभी एकदम से चक्रवाती बवंडर उठता है और उनका घर उजड़ जाता है। अभी एक समस्या सुलझी नहीं थी कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो गई। अब घर कैसे बनेगा? हमारे पास तो एक ईंट खरीदने के पैसे नहीं हैं। तभी कविता बड़े ध्यान से कूलर के ढांचे को देखती है जिससे उसका जुगाड़ू दिमाग चल पड़ता है। मेरे पास एक चारा है, हम चाहें तो बिना ईंट सीमेंट के भी अपना घर बना सकती है, वही मजबूत, टिकाऊ और ठंडक भरा। वो कैसे? देखो, घर का आकार भी तो एकदम कूलर के जैसे चौकोर आकार का होता है। क्यों ना हम कूलर का घर बनाएं और चारों दीवारी में खिड़की निकालेंगे ताकि ठंडी ताजी हवा लगे। अरे वाह कविता जेठानी जी, आपने क्या फाड़ू जुगाड़ सोचा है। अब पांचों कूलर घर बनाना चालू कर देती हैं। दो बहू नदी किनारे से और भी मिट्टी लाकर इकट्ठा करती हैं और बाकी दो बहू उस जगह जमीन पर गहरी नींव की खुदाई करके कूलर घर बनाना चालू करती हैं, जिसमें वो लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लगाती हैं और उनमें छिद्र करने के बाद ऊपरी सतह पर घास लगाती हैं ताकि घर के अंदर ठंडक रह सके। लगभग 2-4 दिनों की मेहनत के बाद उनका कूलर घर सफलतापूर्वक बन जाता है। वाह, क्या तगड़ा जुगाड़ लगाया है तुम सबने। बड़े भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, इतनी तपती गर्मी में ये कूलर घर ठंडा कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने चारों दीवारों में जो छिद्र किया है उससे बाहर की गरम गरम लू घास की नमी से होती हुई अंदर ठंडी हवा बनकर आ रही है। अब बस हमको इसी प्रकार अपने लिए एक जुगाड़ू कूलर की रसोई भी बनानी है, क्योंकि एक ही कमरे में गर्मी में खाना पीना सोना सब करने में हौच पौच मच जाता है। पांचों आंगन के खुले हिस्से में थोड़ी सी जमीन को चुनकर वहां पर रसोई का काम जारी करती हैं और घास मिट्टी से सुंदर सी रसोई बना लेती हैं। लो, बनकर तैयार हो गया हमारा कूलर किचन। बस थोड़ा राशन और मसाले रखने के लिए रैक बना लेते हैं ताकि चीजें बिखरी नजर ना आए। हाँ, ये बढ़िया जुगाड़ है, फिर हमारा कूलर किचन भी मॉडर्न लगेगा। अब सब मिलकर जुगाड़ू कूलर की रसोई बनाकर खुशी खुशी खाना पीना बनाती हैं। आखिर में पांचों ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज भी बनाती हैं और लकड़ी के फर्नीचर भी बनाती हैं ताकि उनका घर सुंदर लगे। अब चिलचिलाती गर्मी में भी पांचों बहुओं की दिनचर्या कूलर घर में ठंडक भरी गुजरती है। कमरे में एसी की ठंडक थी, साथ में पंखा भी घूम रहा था और ऐसे सुकून में राखी आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई और ये क्या, सुबह के 7 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। अब क्या होगा मेरा? अब क्या मेरी सास भी मुझे वही सजा देंगी जैसे मेरी माँ देती थी? नहीं, मुझे फिर से वही दुख नहीं झेलना। मैं अभी से कभी भी नहीं सोऊंगी, हमेशा जागी रहूंगी। बस मुझे कोई सजा नहीं झेलनी। राखी की आंखों के नीचे कम सोने की वजह से काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन ऐसे हालातों में भी राखी क्यों सोने से मना कर रही थी? उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो घबरा रही थी। आखिर क्यों? इसका पता तो उसका अतीत जानने के बाद ही लग सकता है। तो चलिए जानने के लिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं। देख रही हो माँ कैसे हमारे सोफे पर पसर कर सो रही है, जैसे इसकी मरी हुई माँ इसके लिए रख कर गई हो। माँ, मुझे तो इसका सुकून देखा भी नहीं जाता, मैं इसे उठा रही हूँ।
निहारिका ने ऐसे बोलकर टंकी से एक जग पानी भरा और फिर उसने उसे सोती हुई राखी के मुंह पर दे मारा। क्या है, क्यों ऐसी अधमरी सी आवाजें निकाल रही है? मारा नहीं है, नींद से जगाया है। क्यों री, तेरी माँ की जायदाद है ये जो आराम से पंखे की हवा में लेट कर सो रही है? नहीं माँ, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ आकर बैठ गई थी। न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तेरी ना आदतें बिगड़ती जा रही हैं। शायद तू अपनी जगह भूलती जा रही है कि तू बस यहाँ एक नौकरानी की जगह है। तुझे हम सब रख रहे हैं बस बाबा की वजह से, नहीं तो कब का तुझे इस चौखट के बाहर निकाल कर खड़ा कर देते। बस बेटा, इतना गुस्सा मत करो। इसने गलती की है तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। चल राखी, खड़ी हो और नंगे पांव ऊपर चल। क्यों माँ जी? तुझे पहले बता दूं कि क्यों? बस जितना बोला है ना उतना कर। कल्याणी की बात सुनकर राखी ऊपर आ गई। ऊपर लेकर जाते ही कल्याणी ने राखी को धक्का मारा और उसे छत पर ही बंद कर दिया। गर्मी के मौसम में सूरज चढ़ चुका था, ऐसे में राखी के पांव जलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां को जाए। माँ दरवाजा खोलो। माँ, यहाँ पांव भी नहीं रखा जा रहा है। मेरे पांव और पूरा शरीर मानो जल रहा है। माँ, दरवाजा खोलो। माँ देखो तो कैसे चिल्ला रही है। इसकी चीखों की आवाज तो मुझे अंदर ही अंदर सुकून दे रही है। अब आज के बाद कभी आंखें मीचने से भी डरेगी ये लड़की। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी कि आंखें भी झपका ले। एक तरफ कल्याणी और निहारिका राखी की चीखों में सुकून ढूंढ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राखी का छत पर बुरा हाल था। सिर्फ सोने पर किसी इंसान को ऐसी सजा मिलती है। हाँ, मेरे पाँव, मैं कहाँ जाऊं? राखी बेचारी सारा दिन दोपहरी में छत पर ही बंद रही। खड़े खड़े उसके पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन बेरहम माँ बेटी को उस पर दया नहीं आई। शाम के वक्त कल्याणी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा राखी की हालत बेहद ही खराब थी। माँ, अब क्या मैं नीचे आ जाऊं? बोलो। हाँ आजा। और क्या ये आदमखोरों की तरह चल रही है? ढंग से चल। कल्याणी ने राखी को सहारा तक नहीं दिया। वो बेचारी कैसे कैसे सीढ़ियों से कांपते कांपते नीचे उतरी और नीचे आकर वो अपने कमरे तक गई। कल्याणी राखी के साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि राखी उसकी सौतेली बेटी थी। निहारिका को भी सौतेली होने की वजह से राखी से कोई लगाव नहीं था। दोनों माँ बेटी ऐसे ही राखी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और सबसे ज्यादा उनकी दुश्मनी राखी की नींद से थी। अगर कभी भी वो सो जाया करती तो कल्याणी उसे ऐसे ही सख्त सजा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी हो चुकी थी। राखी के बाप ने अच्छे घराने का लड़का देखकर राखी की शादी की थी, लेकिन मायके के जुल्म मन में दबाए आई हुई राखी अपने ससुराल में भी बेहद ही घबरा रही थी। आजा मेरी प्यारी बहू। राखी बेटा, जब मैं तुझे देखकर आई थी तो वैसे तो तब भी दुबली पतली ही थी, लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे? तेरी आंखों के ये काले घेरे मेकअप के अंदर से भी नजर आ रहे, क्या बात है? माँ जी, वो हो माँ, नई बहू से ऐसे सवाल कौन करता है? और भाभी अपने घर की बड़ी बहन है तो उन्हें हो सकता है मायका छोड़ने की टेंशन ज्यादा हो गई हो। आप भी ना माँ, बहुत ही सवाल करती हो। चलो भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ, सोने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी। शिखा ऐसे बोलकर राखी को उसके कमरे तक छोड़ आई। राखी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद कमरे में उसका पति रोहन भी आ गया और अरे राखी, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे तो चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना। मुझे नींद नहीं आ रही है रोहन जी। अरे राखी, ऐसे डर क्यों रही हो? नहीं रोहन जी, मेरे पास मत आना। मैं ऐसे बैठी हुई ही सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पास नहीं आता, लेकिन देखो एसी चल रहा है और कमरे में काफी ठंडक भी हो रखी है, तो तुम सो जाओ। डरो नहीं, अब से ये तुम्हारा ही घर है। रोहन ऐसे बोलकर लेट गया, लेकिन राखी बेचारी मन में डर दबाए हुए सारी रात बस जगती रही। सुबह के वक्त राखी को जरा नींद आ गई, लेकिन जैसे उसे यह एहसास हुआ कि वो सो गई थी तो फटाक से घबरा कर उठ गई। राखी ऐसे ही डर रही थी। डरते डरते वो नीचे गई तो देखा सभी परिवार वाले नाश्ता कर रहे थे। अरे बहू, उठ गई तू? आजा नाश्ता कर ले। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता। मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ माँ, बस आप मुझे कुछ बोलना मत। राखी बिना कुछ खाए पिए सफाई करने लगी। उसे ऐसे डरता हुआ देख सुजाता को काफी अजीब लगा, लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है शर्म आ रही हो, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं बहू को बाद में नाश्ता करवा दूंगी। ऐसे ही राखी ने भूखे प्यासे सारे काम निपटाए। दोपहर के वक्त जब उसे थकान हुई तो उसकी सोफे पर बैठकर झपकी लग गई। राखी ने अभी आंखें ही मीची थी कि तभी वहां सुजाता आई और आकर बैठ गई। कितनी कमजोर हो गई है, पता नहीं रात को सही से सोई भी थी या नहीं। अब आंख लग गई है, सोने देती हूँ। सुजाता ऐसे बोलकर राखी पर चादर डालने लगी कि तभी राखी घबरा कर उठ गई। माँ जी, नहीं, मैं सोई नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही।
अरे बहू कोई नहीं, क्या हो गया? अब अगर तू सो भी जाती तो। रसोई में काम है क्या? मैं जाती हूँ मैं। राखी डरते हुए रसोई में गई। पहले तो सुजाता इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर उसे राखी की चिंता हुई और उसने इस बारे में रोहन से भी बात की। बेटा बहू की हालत देख, कितनी अच्छी थी जब वो उसका रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा था, और अब ऐसी हो गई है। माँ शादी वाले दिन भी वो पूरी रात जागी थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने सुबह उठकर देखा तो वो जगी हुई थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तू एक काम कर, कल उसे कहीं घुमाने ले जा, घूम फिर कर आएगी तो उसका दिमाग खुलेगा, थकान होगी तो क्या पता अच्छी नींद आ जाए। सुजाता की बात को रोहन ने मान लिया। अगले दिन वो उसे घुमाने लेकर गया। वहां भी राखी गुमसुम और सहमी सहमी सी हो रही थी, और घर आने के बाद राखी को नींद आ गई और आराम से वो अपने बिस्तर पर सो गई। राखी को घूमकर अच्छा लगा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग रिलैक्स, और सुबह तक उसे सुकून की नींद भी आ गई। सुबह को 10 बजते ही सुजाता उसके कमरे में कॉफी लेकर पहुंची और राखी बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। क्या माँ जी मैं नहीं माँ जी, मैं सोई नहीं थी, मैं सोई नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। गलती हो गई माँ जी, माफ कर देना, बस मुझे सजा ना देना माँ जी, मुझे माफ कर दो। बेटा मैं जानती हूँ, शांत हो जा, डर नहीं, इतना डर क्यों रही है? वादा करती हूँ अब कभी भी नहीं सोऊंगी, मुझे माफ कर दो माँ जी। राखी चुप, बिल्कुल चुप, शांत हो जा। बेटा क्या बात है, जब से तू यहाँ आई है इतनी डरी डरी सहमी सहमी लगती है, और क्यों नहीं सोएगी तू? बिना सोए भी कोई इंसान चल फिर सकता है। बता, तू मुझे बता, किसने तेरे दिमाग में या तो सोने का डर बिठाया है? मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। बता मुझे, किस वजह से तू इतना घबराती है? माँ जी मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ है ना, कल्याणी माँ, उन्होंने मुझे सो जाने के ऊपर मेरे मायके में मुझे बहुत सताया है। मैं आंखें बंद करूँ अगर उन्हें दिख जाती तो वो गर्मी में मुझे छत पर बंद कर देती थी, और सर्दी में ऐसा होता तो मुझे ठंडे बर्फ के पानी से नहलवाती थी। माँ जी मैंने सोने के ऊपर बहुत कुछ झेला है, आप तो मुझे सोने के ऊपर ऐसे नहीं सजा दोगी ना? सुजाता ने राखी की बात सुनकर उसे गले लगा लिया और बिल्कुल भी नहीं, तू मेरी बेटी है, तेरा जब दिल करे और जब तक दिल करे तू सोना बेटा। मैं वो अत्याचारी सास या माँ नहीं हूँ जो अपनी बहू बेटियों को सांस भी नहीं लेने देती है। तू देख, मैंने तुझे खुश रख कर वापस से दुरुस्त ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन मेरी बच्ची, इसके लिए तुझे भी अपने इस डर को निकालना होगा। तू आराम से रात को सोया कर, हम सभी तेरे अपने हैं, दुश्मन नहीं। सुजाता की बातों से राखी को बहुत ज्यादा सुकून मिला। बस फिर क्या था, उसी दिन से राखी को अपने ससुराल वालों का डर निकल गया। अब वो रोजाना सुकून की नींद लेती और सबके साथ अच्छे से रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत उसके शरीर और चेहरे से भी झलकने लगा था, और अब राखी की जिंदगी में सुकून हो चुका था।